ओके बच्चा पार्टी, आज रे ऑप्टिक्स पे जेईई नीट लेक्चर नंबर 11। डिस्कशन क्या है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन। इससे पहले 10 लेक्चर्स निकाल दिए मैंने रिफ्लेक्शन पे। आज का डिस्कशन है रिफ्रैक्शन। क्या है रिफ्रैक्शन? लाइट का बेंड हो जाना, लाइट का मुड़ जाना, राइट। रिफ्रैक्शन को हम बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट कब बेंड होता है सर? जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तब लाइट बेंड होता है, पता है ना? हाँ, तो चलो, जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, देखो ये रहा पानी भरा हुआ है पूरा, वाटर दिख रहा है पूरा पानी। अब देखो लाइट आपका यहाँ से आया, यहाँ पे एयर है पूरा और यहाँ पे क्या है? वाटर। एयर से वाटर में आया, देखो यूँ सीधा जाना था, इसको सीधा ही जा रहा था, लेकिन सडनली ये लाइट अपने ओरिजिनल ट्रैक को छोड़ के इधर मुड़ गया। यूँ जाना कहाँ था इसको? इधर, इस ट्रैक पे, लेकिन वाटर आया ना बीच में तो लाइट यूँ मुड़ गया। तो यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस बनाओ। ये जो रेड कलर का ये क्या है? नॉर्मल है, सरफेस का नॉर्मल। तो आप देखो क्या हुआ, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हर बार टूवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड होगा भाई, नॉर्मल से दूर भी जा सकता है। देखो यही लाइट पानी से एयर में गया होता ना, यूं यूं, पानी है और एयर में गया तो यूं जा सकता है, ऐसे भी बेंड हो सकता है। अब इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये रहा नॉर्मल, देखो तो दिखा ना आपको, नॉर्मल से दूर गया, वरना इस लाइट को तो कैसे जाना था? सीधा ऐसे जा रही थी, पानी से एयर में आया, मीडियम चेंज हुआ, तुरंत बेंड हो गए, निकल ली। तो लाइट का बेंडिंग दोनों तरीके से होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दोनों तरीके से होता है ना? ओके, अब कब टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है? तो हमको दिख रहा है ड्राइंग में, ये ऊपर का मीडियम रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है, गुजराती में पातळू माध्यम, અને આ કેવું છે? घट। तो हम बोल सकते हैं जब रेयर से डेंस में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, बोल सकते हैं। तो रुको, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं, रेयर से डेंस, RD टूवर्ड्स, रेयर से डेंस में जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। लेकिन ये उल्टा है, देखो यहाँ पे रे पहले कहाँ था? डेंस मीडियम में, फिर बाद में कहाँ गया? रेयर मीडियम में, तो उल्टा हो रहा है ना। तो DR अवे, DR अवे, ये दो फॉर्मेट याद रखना, आपको बहुत काम आएगा। अभी मैं थोड़ी देर में प्रूफ भी करके दे दूंगा आपको कि ऐसा क्यों हुआ, रेयर से डेंस में आया तो नॉर्मल की तरफ ही क्यों मुड़ा साहब, और इसमें ऐसा क्यों हुआ। इस पे हम इसको हटाओ जरा, इस पे 2 ही मिनट में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी आप एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको याद रखो, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फॉर यू, याद रखो। और आप जानते हो ना, पूरा रे ऑप्टिक्स चित्र का कमाल है, ड्राइंग का कमाल है। तो ड्राइंग हर एक ध्यान से सीखना होता है, उसको दिमाग में रखना होता है। अब चलो, रिफ्रैक्शन में हमको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा स्नेल्स लॉ, स्नेल का लॉ। रिफ्रैक्शन के मामलों में स्नेल का लॉ चलता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है कहीं। मान लो आपको याद नहीं है तो चला जा। स्नेल्स लॉ क्या था? देख, ये जो मीडियम है ऊपर एयर है और ये मीडियम है वाटर है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब समझ ले, किरणों को मोड़ने की ताकत, बेंडिंग करने की ताकत, कौन कितना बेंड कर पाता है वो। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो इसका इंडेक्स नाम दे देते हैं N1 और इसको नाम दे देते हैं N2। और यहाँ पे जो एंगल बना उसको बोल देते हैं θ1 और इसको बोल देते हैं θ2। तो अब देख, इसके अकॉर्डिंग स्नेल का लॉ क्या लगेगा? ये इंडेक्स और इसके साइन का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ये इंडेक्स और इसके साइन का मल्टीप्लिकेशन। चलो बताता हूँ क्या बोला। ये इंडेक्स ले लो N1 और इसका साइन क्या होगा? साइन θ1। ये हो जाएगा N2 साइन θ2।
ये है स्नेल्स लॉ। बोलो आया समझ में? पक्का? स्नेल का लॉ समझ में आया आपको? ओके। अच्छा यहाँ पे स्नेल का लॉ लेना है तो अब यहाँ पे इस पहले रे यहाँ पर है ना, फिर बाहर गया तो इस मीडियम को 1 समझ लेते हैं, तो एंगल को बोल देते θ1। फिर दूसरे टाइम पहले यहाँ पे था, फिर बाद में कहाँ था रे? इधर, तो इसको बोल देते हैं n2 और इसको बोल देते हैं θ2। तो यहाँ पर भी सेम लगेगा ना, n1 sin θ1 n2 sin θ2। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाना है वो चित्र से समझ में आ रहा है आपको? अच्छा इसका शॉर्ट वर्जन ऐसे लिख सकते हैं, n sin θ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, n sin θ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब थीटा बहुत छोटा हुआ तो साइन को निग्लेक्ट करो, तो n θ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। n ए थीटा ना व्यस्त प्रमाण में है, चलेगा कि नहीं चलेगा? ये n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। मिल गया रिलेशन? अब ध्यान से देख, ये ड्राइंग प्रूव करके देता हूँ ऐसा ही क्यों आया। n और थीटा इनवर्सली होते हैं। इनवर्सली मतलब जहाँ n ज़्यादा है उधर थीटा कैसा हो जाएगा? कम, और जहाँ थीटा कम है वहाँ n क्या हो जाएगा? ज़्यादा, या तो जहाँ थीटा ज़्यादा है वहाँ n क्या हो जाएगा? कम। पक्का समझ में आ रहा है? ओके। अब देख ड्राइंग एक, जैसे ये रहा पानी पूरा, वाटर, ये बाहर क्या है? हवा, एयर, तो n1, और वाटर के लिए क्या लेते हैं? n2। अब पहले डिसाइड करो n1 बड़ा है या n2 बड़ा है? n2, ये ज़्यादा डेंस है ना तो उसका इंडेक्स तो ज़्यादा होगा ना। हाँ, तो n2 इज ग्रेटर देन n1। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या बताता है कि n2 इज ग्रेटर देन n1, तो फिर θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इनवर्स है ना। हाय हाय, अरे यार 12वीं के बच्चों क्या कर रहे हो? ये 2 1 है तो 1 2 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, उल्टा हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? तो अब चित्र में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका θ1 बड़ा होना चाहिए, θ2 छोटा होना चाहिए। θ1 बड़ा कब बनेगा? जब तू ड्राइंग में ऐसे करेगा, ये किया, अब तू ऐसे अवे कर दे तो क्या होगा? θ1 तेरा छोटा रह जाएगा और θ2 क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ये फिर फॉलो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। हाँ, तो θ1 को बड़ा रखना है तो θ2 को छोटा कर, छोटा करना है तो मान ले तो ऐसे सीधा ले जा तो इक्वल आएगा, लेकिन अपने को छोटा करना है ना, तो थोड़ा और अंदर दबा इसको, ये दबाया। बोलो मानते हो? टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया बैंड। आपको बोला था कि चित्र रट लो, मैं अभी प्रूफ दूंगा, मिल गया आपको प्रूफ। समझा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि रे इधर ही क्यों बैंड हुआ? क्योंकि इसमें स्नेल रे को पता होता है कि मेरे पे स्नेल बाबा ने नज़र लगा के रखी है, थोड़ा भी इधर उधर जाऊंगी ना तो स्नेल बाबा क्लैश होंगे, तो स्नेल को पकड़ के रखती है दिमाग में। ऐसा नहीं, रे का बिहेवियर यही होता है। इस बिहेवियर को स्टडी किया स्नेल सर ने और फिर ये लॉ बना दिया। समझा? अपन ने उल्टा किया, लॉ से इसको प्रूव किया है, जबकि स्नेल ने इसको रिसर्च करके लॉ बनाया होगा। समझे कि नहीं? लेकिन जस्टिफाई हो रहा है ना, आपको हजम हो रहा है ना? तो सेम वैसा ही उसमें भी, दूसरे केस में भी आप खुद करोगे, करोगे कि नहीं? ओके डन। चलो अब आपका स्नेल इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडेक्स को लेके बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मामला है भैया? तो देख, ये जो n होता है ना, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। गुजराती में बोलते हैं निरपेक्ष अने सापेक्ष। दो टाइप का इंडेक्स होता है। एब्सोल्यूट इंडेक्स मतलब 10वीं में पढ़ा है यार, C/V। एब्सोल्यूट इंडेक्स मतलब C/V। क्या है ये C और V? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड सृष्टि, थोड़ा जोर से बोल। लाइट का वेलोसिटी और V मीडियम का। ये मीडियम का वेलोसिटी है।
मतलब मीडियम भी दौड़ता है? नहीं, मीडियम में लाइट का कम इन लेट, जल्दी चलो। ये c लाइट का वेलोसिटी है माना, ये v किसका वेलोसिटी है? अरे अच्छे से 1 by 1 बोलो। यस, ये भी लाइट का ही वेलोसिटी है। हाँ, ये मीडियम के अंदर है। लाइट जब खुले में होता है ना तो ये स्पीड से दौड़ता है, और लाइट कहीं कांच में, पानी में, मीडियम में घुस गया तो उसका स्पीड बदलता है। वही बदला हुआ स्पीड ये रहा। दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। In general, we can say that in air also for this chapter. But this V is speed in medium, like water, glass, any medium. Clear? तो ये है एब्सोल्यूट। अब ये C तो कांस्टेंट है। लाइट का स्पीड 3 इंटू, अरे यार 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है कि नहीं कांस्टेंट? लेकिन मेरा मानना है कि V वेरिएबल है। V डिपेंड करता है कौन से मीडियम में है लाइट। लाइट ग्लास के मीडियम में होगा तो स्पीड कुछ अलग होगा, लाइट पानी में घुस गया तो स्पीड कुछ अलग होगा। तो दिस V वेराइज अकॉर्डिंग टू द मीडियम। सो वी कैन से दैट वेरी क्लियरली दिस V डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ मीडियम। तो V यहाँ पे वेरिएबल है, चल है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/v। क्यों C कांस्टेंट है तो निकल गया ना। तो अब इसको ऐसे आगे ले जाऊं, n1/n2 v2/v1। अब थोड़ा उल्टा करके लिख, n2/n1 v1/v2। हो गया ना उल्टा, 2 2 1 1। क्लियर? अब ये जो n2/n1 है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट में से सीधा हमने रिलेटिव निकाला। देखो n2/n1, इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। उसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, n21, n21 भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? पक्का क्लियर है? तो अब चलो स्नेल को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। स्नेल को इसके साथ कनेक्ट, थोड़ा स्पीड में नहीं जा रहा है ना? समझ में आ रहा है कि स्पीड में जा रहा है सब? मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में पूरा चैप्टर आप पढ़ के बैठे हो मेरे से। सिर्फ एक हल्का सा रिवीजन दे रहा हूँ आपको, ताकि सम्स में कॉन्फिडेंस है। इसको लंबा लंबा क्या खींचूँ? चल इसके साथ स्नेल को कनेक्ट करते हैं। स्नेल का लॉ क्या था? n1 sin θ1 n2 sin θ2। ठीक है? अब ये 2 को इधर रहने दे, n1 को नीचे ले जा, तो sin θ2 नीचे आ गया। हो गया? ओके। अब देख n2/n1, उसको v1/v2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो चलो कर लो। तो ये भी एक लॉ बनता है, काम में आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप रिफ्रैक्शन के सम्स कर रहे हो तब आपके पास ये सारा कुछ अवेलेबल है। इसमें से कुछ भी फॉर्मूले का फॉर्मेट सेट करो, अपना आंसर लाओ। समझा कि नहीं समझा? बोलो बच्चा लोग, आ रहा है कि जा रहा है? पता नहीं चल रहा है कि समझ में आ रहा है कि समझ में से जा रहा है। सर ऐसा कहाँ पढ़ा दिए, वो जो पुराना वाला था वो भी जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? ई तोहार समझ में आवत है कि जावत है? तो थोड़ा जोर से बोलो रे, खाते पीते नहीं हो। एक बार अच्छे से, ई तोहार समझ में आवत है? आवत है का? लड़कियां पता नहीं यार, जिंदगी तहस नहस कर देगी। बॉयज का आवाज सुनो तुम, बॉयज 1 2 3 आवत है? अब लड़कियों का आवाज सुनते। गर्ल्स, ई का समझ में आवत है? आवत है। ये क्या आवत? व्हाट इज दिस? थोड़ा दम रखने का अंदर, यस सर आवत है ऐसे बोलने का। चलो एक गर्ल्स को चांस और देते। 1 2 3, ई समझ में आवत है? आवत है। आवत, ये क्या होता है? लड़कियां अपना लड़की बना छोड़ दो, थोड़ा बोल्ड वॉइस रखो, दमदार वॉइस रखो। चलो ठीक है, आ जाओ। आवत है। ओके, बच रहे।
अब इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड करते हैं। देखो हंसी मजाक में ना अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल जाते हैं दिमाग से। अब इसमें इस टाइप के सम्स भी आते हैं। ये जगह भी भर दूं, दिख रहा है ना कैमरामैन को, अच्छे से दिख रहा है? ये पोर्शन कवर हो रहा है, कवर हो रहा है ठीक है चलो, ओके। कैमरामैन भी लड़की है ओके चलो। देखो बहुत बार एग्जाम में ऐसे सम्स भी आते हैं, सीधा रोकड़ा 2-4 मार्क्स का फायदा डायरेक्ट। ये देखो n51 इज इक्वल टू वॉट, तो इसको आगे ले जा सकते हैं, डोंट वरी। n5 को इधर लिख, n1 को इधर लिख सकते हैं ना। अरे यार n21 होता है तो उसको 2/1 नहीं लिखते क्या? तो 5/1 है तो 5/1 नहीं लिखेंगे क्या? अब अपना मैथमेटिकल सेटिंग्स लड़ाओ, इधर 4 दे लो, इधर भी 4 दे दो, दिया ना? फिर इधर 3 दिया, इधर 3 दे दो, इधर 2 दे दो, इधर 2 दे दो, तो ये देख क्या हो गया, ये हो गया n54, ये हो गया 43, फिर हो गया 32, फिर हो गया 21। यस, तो n51 को एनालाइज करोगे तो इतना सारा स्टेप्स अंदर से निकलता है। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल पैटर्न टू हैंडल द रिफ्रैक्शन मैटर्स। क्लियर? बोलो समझ में आया कि समझ में से गया? आवत है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, अब लेटरल शिफ्ट आज देखेंगे, टाइम बचेगा तो इन टॉपिक्स का प्रैक्टिस भी आज ही करेंगे अपन, है ना? हाँ, तो जो बच्चे वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं लेक्चर, उनके लिए खास इम्पोर्टेंट सूचना, आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठने का, जो जो पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ नोट डाउन करते, ऐसे बैठते देख हमेशा, कैमरा स्टैंड पे लगाया, फ़ोन यूँ बैठेगा और यूँ लिखते जाओ। इस तरीके से पढ़ाई होती है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, यूँ तो अच्छा होगा पढ़ाई। चलो आ जाओ, अब वर्चुअल नहीं, अब रियल ऑडियंस के लिए अगला डिस्कशन क्या है अपना, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, लेटरल मतलब लीनियरली, एक्स वाई ये सब, एरिया वॉल्यूम नहीं, लीनियरली। हाँ, लीनियरली कितना शिफ्ट होता है, क्यों शिफ्ट होता है? होता होगा यार। देखो पहले ड्राइंग देखते तो आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा, लेटरल शिफ्ट क्या वर्ड है। जैसे देखो ये ग्लास स्लैब है, दिखा ग्लास स्लैब, थोड़ा और बड्डा लेते हैं, रुको, ड्राइंग तो मजे से होना चाहिए, इधर करेंगे ड्राइंग, बड्डा ड्राइंग। ये देख भैया ग्लास स्लैब दिखा आप लोगों को। इस स्लैब का थिकनेस ले लेते हैं T, थिकनेस ले लेते हैं T। अरे वाह वेरी गुड, किसको पता था T? सुपर्ब। चल थिकनेस ले लेते हैं T। अब किरणें डालते हैं इसमें, किरणें 2 जगह बेंड होगी दोस्त। अब यहाँ से डालोगे यूँ डालो किरण को, रुक जा, ये डाला किरण को ऐसे, रे को, ये रे यहाँ से बेंड होगा, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, यहाँ से ये रे बेंड होगा। लेकिन आप देखो बाहर क्या है, हवा, और ये क्या है, ग्लास का स्लैब है। बाहर क्या है, एयर, और ये क्या है, ग्लास, और फिर बाहर वापस क्या है, एयर। तो आप देखो एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयर से डेंस में जा रहा है, फिर वापस डेंस से कहाँ जाएगा, रेयर में। तो रेयर से डेंस में जा रहा है ना किरण आपका, तो रेयर से डेंस में जाएगा तो टूवर्ड्स, मतलब ऐसे मोड़ दो इसको, मोड़ दिया, हाँ ये हो गया फर्स्ट बेंडिंग, फर्स्ट रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे हो गया। अब फिर वापस देखो यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस बनाओ। अब देखो कहाँ जा रहा है किरण आपका, डेंस से रेयर में, तो अवे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अवे ड्रॉ कर दो। हो गया 2 बार बेंडिंग कि नहीं हुआ? अब इसमें शिफ्ट कहाँ है सर? हुआ ना शिफ्ट। एक्चुअली बीच में ग्लास का स्लैब हटा लो आप, तो आपका एक्चुअल जो ओरिजिनल रे था वो कहाँ जा रहा था, वो इधर से निकला था, यूं जाना चाहता था, इधर जा रहा था ना, ओरिजिनल रे को इधर जाना था। लेकिन आपने बीच में ग्लास का स्लैब डाल दिया, तो वो रे जो यूं जाना चाहता था, रुको
जो यूं जाना चाह रहा था वो इस ग्लास स्लैब की वजह से इधर आया और यूं बेंड होके इधर चला गया, फिर वापस गया उसी डायरेक्शन में, गया उसके पैरेलल ही उस सेम डायरेक्शन में, लेकिन थोड़ा शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट कितना हुआ? तो इतना हुआ भैया, इतना शिफ्ट हुआ, इतना दिख रहा है कि नहीं आपको? तो इसको नाम दे दो x। तो यस, यहाँ पे अपना शिफ्टिंग कितना हुआ? x जितना। अब आपको आपका गणित लगाना है और फॉर्मूला ढूंढ के लाना है। बोलो तो ढूंढ के देता हूँ, बोलो तो डायरेक्ट देता हूँ। चल ढूंढ लेते, 2 मिनट लगता है। पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, सुना है कभी ये? हाँ, उल्टा बोला हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वेरी गुड। चलो ट्रायंगल बन गया। अब लाते इसका सॉल्यूशन ढूंढते कुछ ना कुछ। देखो ये है आपका θ1, इसको नाम दे दो θ2, है ना? अच्छा ये क्या होगा? नहीं रे मुन्ना, सोच थोड़ा, देख ध्यान से। क्या बात है, वेरी गुड पंथ। θ1 माइनस θ2, ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि ये पूरा θ1 होता है ना, ये देख दिख नहीं रहा है क्या डमरू? ये और ये एंगल इक्वल होता है, पूरा θ1 है, उसमें से इतना निकाल दो, θ2 माइनस कर दो, तो बाकी का रिमेनिंग आ गया ना θ1 माइनस θ2। हाँ क्लियर है? चलो अब कुछ ना कुछ ट्रायंगल लेते हैं, दिमाग लगाते हैं। जो भी दिख रहा है गणित, इसमें कुछ ना कुछ लेना है आपको। जैसे इसको नाम दे दो m। चल पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो AMB। जो दिख रहा है वही में लिख रहा है। ट्रायंगल AMB में क्या दिख रहा है आपको? θ2 दिख रहा है, ये एडजेसेंट, ये वाला t है रे, मेरे को तो पता है t है, ये आपको पता है ना? हाँ, तो cos थीटा लो, cos θ2 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को क्या नाम दे दूँ? AB, जो हमको पता नहीं है। क्लियर है? अब AB को ऊपर ले ले, t अपॉन cos θ2, इक्वेशन 1। फिर दूसरा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? देखो ये वाला बन रहा है ACB, यस, इन ट्रायंगल ACB। इसमें tan आएगा रे, साइन आएगा, अपोजिट, और ये हाइपोटेनियस, साइन ले लो। साइन θ1 माइनस θ2 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। AB को इधर ले लो, साइन θ1 माइनस θ2, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को कंपेयर कर लो, काम हो गया। चलो इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयरिंग। ये बहुत इजी गणित है, इसको टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं, फटाफट ले रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ। एक फॉर्मेलिटी की भी हो गया, सर ने पूरा लिखवाया था, बात खत्म, इसमें कोई दम है नहीं। चलो t अपॉन cos θ2 x अपॉन साइन θ1 माइनस θ2। क्लियर? अब शिफ्ट मतलब x ना, तो x को लीडर बना दो, इसको इधर जाने दो, t साइन θ1 माइनस θ2 अपॉन cos θ2। बन गया x का फॉर्मूला। ले बोल क्या बोलता है? तो आप समझो, एग्जाम्स में मान लो आपका चैनल अटक गया फॉर्मूले का, तो ये कोई इतनी बड़ी डेंजरस चीज़ नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। अब एक ड्राइंग परफेक्ट ड्रॉ करो, तो 2 ट्रायंगल अपने आप दिखेगा आपको, और ये सारा फॉर्मूला अपने आप बनता जाएगा। लेकिन मेरा बोलना है कि लेटरल शिफ्ट के लिए फॉर्मूला रट्टा मार दो। कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, समझ के साथ किया हमने, कुछ रट्टम पीटी की नहीं, लेकिन अब टू सेव योर टाइम इन एग्जामिनेशंस ये फॉर्मूला याद कर लो, आप काम आएगा। अब इस फॉर्मूले में एक और ऑप्शन ले सकते हैं, इफ θ1 एंड 2 आर स्मॉल, तो θ1 और 2 बहुत छोटे हैं, तो क्या करेंगे? एक मिनट रुक, जब थीटा बहुत छोटे होते हैं ना, तब देख साइन या फिर टेन, इनको हम अवॉइड करके सिर्फ थीटा लिख सकते हैं जब थीटा बहुत छोटे होते हैं तब। लेकिन कॉस का क्या करें? थीटा बहुत छोटा है तो कॉस का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है? 1। कैसे? कॉस का थीटा बहुत छोटा है, मतलब वेरी क्लोज टू 0, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1। वेरी गुड। तो यही सिस्टम यहाँ पे लगाना है। चलो इसमें
x इज इक्वल्स टू t, साइन को अवॉइड कर दो, θ1 माइनस θ2, वे नीचे cos θ2 है तो उसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं? हो गया 1, जाने दो। तो ये फॉर्मूला बना आपके लिए, लेकिन इसको याद मत रखो, इतना काम में नहीं आएगा। काम में क्या आएगा देखो, सिखाता हूँ आगे। x इज इक्वल्स टू टी, ये θ1 को कॉमन ले लो तो θ2 अपॉन θ1 हो गया। अब इसमें स्नेल को कनेक्ट करते, देखो स्नेल का लॉ क्या था, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। अरे सर कहाँ से लाए, अरे अभी तो पढ़ाया था यार, अरे यार है कि नहीं? हाँ तो देखो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, तो n1 अपॉन n2, θ2 अपॉन θ1 बनता है ये रिलेशन। तो θ2 1 को इससे रिप्लेस कर दो, तो फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू t θ1 1 माइनस n1 अपॉन n2। ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, काम आएगा। लेटरल शिफ्ट में स्मॉल एंगल्स के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत स्मॉल एंगल, 2 डिग्री 5 डिग्री 7-8 डिग्री तक के स्मॉल एंगल बोलते हैं हम उनको। तो ये फॉर्मूले से जाना है, और उसके अलावा कोई भी एंगल पूछते हैं तो आपको ये फॉर्मूले से जाना है। ये हो गया आपका लेटरल शिफ्ट। बोलो क्या बोलते हो? ये तो बहुत बेसिक लेटरल शिफ्ट सिखाया आपको। अभी सम्स आएंगे ना तगड़े, उसके अंदर और भी बढ़िया सीखेंगे, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट सीधा सम से रिलेट करेंगे। जब उसके सम्स लेंगे हम प्रैक्टिस में तो उसके साथ सीखेंगे, ठीक है? बेसिक लेटरल शिफ्ट आपका क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा पार्टी, अब रिफ्रैक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको लेक्चर 11 ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आज प्रैक्टिस के सम्स भी लेंगे। आज एक छोटा सा कंसेप्ट है वर्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ का। આભાસી ઊંડાઈ અને વાસ્તવિક ઊંડાઈનો એક કોન્સેપ્ટ છે, સમજણ છે, એ પૂરી કરી અને પછી એના દાખલાઓ सम्स वी विल प्रैक्टिस। चलो तो चर्चाમાં શું છે? વાસ્તવિક અને આભાસી ઊંડાઈ, વાસ્તવિક અને આભાસી ઊંડાઈ, रियल एंड वर्चुअल डेप्थ। पेन थोड़ा लाइट दिख रहा है मेरे को, आपको प्रॉपर दिख रहा है ब्लैक? थोड़ा लाइट दिख रहा है। ओके, कब बनता है ये मामला, वर्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ का मामला कब बनता है? अपन जैसे पानी का टंकी भरा हुआ है, उस टंकी के अंदर देखो, पानी का टैंक भरा हुआ है, उस टैंक के अंदर देखो आप, उसका जो बॉटम है ना वो आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा। ऐसा कर, 2-5 रुपए का एक कॉइन ला, कॉइन को टंकी के अंदर डाल, पानी भरा हुआ टंकी उसके अंदर डाल, फिर तू देख कॉइन को, वो कॉइन है ना तुझे थोड़ा ऊपर दिखेगा। यस, थोड़ा ऊपर दिखेगा, कंफर्म। एक्चुअली तुझे जहाँ दिख रहा है ना वो कॉइन उधर है नहीं, कॉइन तो और भी नीचे है, डीप में है, लेकिन तुझे थोड़ा ऊपर दिखता है। तो तुझे जो दिखता है ना वो है वर्चुअल डेप्थ, लेकिन कॉइन एक्चुअल जिस जगह पे पड़ा है ना वो है रियल डेप्थ। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों होता है? ये किरणों की मारामारी यार, आंखों में घुसने का मेथड, किरणें कहाँ से घुसती है ना वहीं पे कॉइन दिखता है। तो चलो इसको देखते होता क्या इसमें। जैसे ये रहा, पानी भरा हुआ है, समझ, ये पूरा पानी भर दिया इधर, ये रहा पानी, ठीक है। यहाँ पे बॉटम पे कॉइन पड़ा है, देखो ये रहा, दिखा कॉइन। अब देखने वाले की आंख यहां पर है बाहर, ये रही आंख। अब एक्चुअली देखने वाला कुछ नहीं करता, चीजें अपने आप को दिखाती है, पता है आपको? ये सिक्का अपने आप को दिखा रहा है इसको कि देख मेरे को, ये कॉइन की किरणें कॉइन से निकल के टकरा के कॉइन से सीधा आंख में घुसती है और आंख को वहां पे कॉइन दिखता है। ये तो हमको पता है ना इमेज कैसे फॉर्म होता है वो तो, ठीक है। देखो तो ये कॉइन में से किरण, एक्चुअली कॉइन में से किरण पैदा नहीं होते, लाइट कॉइन पे गिरता है और कॉइन से टकरा के आंख में जाता है, ये बेसिक थॉट है। लेकिन अभी हम सीधा कॉइन को ही सोर्स मान लेते हैं कि कॉइन से जो लाइट निकला, यूं ये लाइट देखो पानी से बाहर जाएगा, इसका मीडियम चेंज हो जाएगा, और जैसे ही मीडियम चेंज हो जाएगा ये बेंड होगा। अब ये लाइट यहाँ से बेंड हो जाएगा। अब आप देखो कौन से मीडियम से कहाँ जा रहा है,
डेंस से रेयर में जा रहा है, घटमाથી પાતળામાં જાય છે, તો અવે ફ્રોમ ધી નોર્મલ, है ना, लंबથી दूर जैसे हम, तो किरण यू बैंड होके इधर चला गया, देखो बैंड होके इधर गया। अब आंख को इसके पीछे एग्जैक्टली इधर दिखेगा, आंख में जो किरण घुसा उसके पीछे का किरण ड्रॉ करे तो इधर दिखेगा इमेज, तो आंख को इधर दिखता है कॉइन। ये वजह है कॉइन थोड़ा ऊपर दिखने की। बोलो क्या बोलते हो, है इजी टॉपिक। अब ये जो कॉइन का एक्चुअल डेप्थ है ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये वाला पोर्शन क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ये वाला पोर्शन है हाइट ऑफ इमेज। समझा कि नहीं, पक्का। इस सिचुएशन में देखो आप, ऑब्जेक्ट का डेप्थ ज़्यादा है और इमेज का कम है, तो इस केस को हम नाम दे देंगे HO इज ग्रेटर देन HI वाला ड्राइंग। इसका रिवर्स ड्राइंग भी है, कोई पानी के अंदर खड़ा है, वो चीज़ों को बाहर देख रहा है, वो भी ड्राइंग है, डोंट वरी। चलो वो भी ड्राइंग बताता हूँ, फिर फॉर्मूला देता हूँ इसका। जैसे ये पानी है आपका, समझ लो ये पानी भरा है भैया, ठीक है। अब इधर बाहर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ पे ये है आपका ऑब्जेक्ट, देखने वाला इस बार अंदर है, तो अंदर कौन होता है, मछली, जनरली फिश होती है ना अंदर, जो बाहर की चीज़ों को देखती है, मजे लेती है अंदर से, हाँ बाहर कौन कौन है। तो ये ऑब्जेक्ट में से किरण निकलेगा, इधर निकला। अब मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये रे बेंड करेगा, किधर जा रहा है इस बार, रेयर से डेंस मीडियम में एंट्री ले रहा है, तो टूवर्ड्स, वेरी गुड, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगा, ऐसे बेंड होके इधर आएगा। अब इधर क्या है, मछली की आंख, जो देखने वाली मछली अंदर बैठी है उसकी आंख है यहाँ पर, समझ लो। तो इसको कहाँ दिखेगा, ये इसके पीछे ड्रॉ कर दो, यहाँ दिखा, दिखा कि नहीं, तो इसको ऑब्जेक्ट ऊपर दिखता है, इधर दिखा, ये हो गया इमेज। बोलो क्लियर है, पूरा रिवर्स फिनोमिनन। इसका रिवर्स ये है, इसमें देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है और हाइट ऑफ इमेज इतना है, तो इसमें कौन बड़ा है, हाँ इसमें कौन बड़ा था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज छोटा था। इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है और हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है, तो इस केस को क्या नाम दे देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ इमेज। दिख रहा है दोनों केस आपको, ये दो टाइप का केस है। अब इन दोनों केस के लिए कॉमन फॉर्मूला है, इन दोनों कॉन्सेप्ट के लिए कॉमन फॉर्मूला है। हम प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स करना है इधर अंदर, स्नेल का लॉ और मैथमेटिक्स नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लो, HI अपॉन HO, N अपॉन N। अब ये कौन सा N है और ये कौन सा N है, तो दोनों फिनोमिनन के लिए यही फॉर्मूला है। ऊपर वाला N कौन सा लेना है, जहाँ देखने वाला खड़ा है, ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा है उसके लिए हमको ऊपर वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला N लेना है। तो इस फिनोमिनन के लिए फॉर्मूला लेगा तो देखने वाला ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, बाहर, रेयर मीडियम में ना, तो इस फिनोमिनन के लिए फॉर्मूला लेंगे तो ये हो जाएगा रेयर मीडियम का N और ये हो जाएगा डेंस मीडियम का N। यही फॉर्मूला इधर के लिए लेंगे तो रुको, इस बार N अपॉन N, इस बार देखो ऑब्जर्वर कहाँ है, डेंस मीडियम में, तो ऊपर आ जाएगा आपका डेंस मीडियम का इंडेक्स और ये आ जाएगा, समझा। फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ N सिलेक्ट करना है, जहां देखने वाला खड़ा है वो N ऊपर लेना है, ऊपर वही N लेना है जहां देखने वाला खड़ा है। क्लियर कि नहीं क्लियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो क्लियर है, इतना आपको समझ में आया, पक्का। अब कुछ नया समझाता हूं इसके अंदर। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं इधर, क्योंकि मीडियम 2 से ज़्यादा हुए तो इधर तो भी एक ही मीडियम है ना, पानी, पानी के अंदर देखना है आपको। हो सकता है पानी, उसके ऊपर ऑयल, उसके ऊपर कुछ और मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल भरे हो, फिर आपको अंदर देखना है तो इस टाइप के केसेस आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखो उसका ड्राइंग समझाता हूँ। जैसे ये बड़ा सा कंटेनर है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कंटेनर, समझना अच्छा फिनोमिनन है ये, बिल्कुल डिफरेंट, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है कभी, ये आपने पहले बोर्ड में नहीं पढ़ा है।
ये रहा कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में समझ लो इस हाइट तक कोई भरा है कुछ भी, पानी, ग्लिसरीन, ऑयल, कुछ भी, ये रहा। और इसका हाइट क्या है, D1, क्या है, D1। और इस मीडियम का इंडेक्स क्या है, N1, क्या है इसका इंडेक्स, N1, ओके। अब इसके ऊपर कुछ और मटेरियल भर दिया, कुछ और, ये लो, कुछ और भर दिया। अब उसका हाइट कितना है, D2, और उसका इंडेक्स क्या है, N2। इसके ऊपर कुछ और भर दिया, ऑयल या ग्लिसरीन या पानी, कुछ भी और भर दिया अपन ने, चलो तो भरो कुछ और। ये देखो भर दिया। इसका डेप्थ क्या ले लेते हैं अपन, D3। लग रहा है ना टोटल नया, पहले देखा है क्या आपने ऐसा कभी, ये 12वीं क्लास में आपने ऐसा सवाल देखा है कभी, वर्चुअल और रियल हाइट का डेप्थ का नहीं देखा है आपने, सिर्फ ये 2 ही ड्राइंग देखे। ये तीसरा नया ड्राइंग है आपके लिए पूरा। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे जो भी सिक्का या कॉइन पड़ा है कुछ भी, वो कहाँ दिखेगा, किस लेवल पे आके दिखेगा, देखने वाला ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ये रही ऑब्जर्वर की आंख, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ, घबराओ नहीं, सीधा आंसर आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देख क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज, कैमरामैन ये कवर हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू, जैसे 1 2 3 मीडियम है ना, ऐसे बहुत हो सकते हैं, 1 2 3 मीडियम, ऐसे बहुत से मीडियम हो सकते हैं। तो सारे टोटल ले लिया, रुको 1 मिनट दिखाता हूँ। ओके बच्चा पार्टी, चलो आ जाओ। ये फॉर्मूला थोड़ा जल्दीबाजी में लिखा इसलिए तो पोज मारा 1 मिनट। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ऐसा है, D1 अपॉन N1 प्लस D2 अपॉन N2 प्लस D3 अपॉन N3। ये 3 मीडियम है यहाँ पे, तो 3 के लिए लिया है। ज़्यादा मीडियम होगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हो आगे। बोलो कैसा लगा फॉर्मूला आपको, हाइट ऑफ इमेज फॉर दिस सिचुएशन, है कुछ नया? बोलो रे, खाते पीते नहीं हो गया, है कुछ नया? थोड़ा जोर से, यस सर। ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्शन में देखो क्या क्या पढ़ाया इस पूरे लेक्चर में। सबसे पहले आपको स्नेल का लॉ पढ़ाया गया, फिर लेटरल शिफ्ट पढ़ा है ना, लेटरल शिफ्ट पढ़ा, और अभी क्या पढ़ा, वर्चुअल डेप्थ और ये। अब इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है, उसको मैं लेक्चर 12 में डाल दूंगा। आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इतना सारा थियरी पढ़ लिया, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं इसकी। ओके बच्चा लोग, चलो अब प्रैक्टिस में आज का पहला सवाल इजी है। इतना लंबा चौड़ा भाषण देख के घबराना नहीं, और इतना डेंजरस ड्राइंग देख के हमको डरना नहीं है, बहुत इजी है। चल बताता हूँ, देख। एज शोन इन फिगर द लाइट रे इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 30 ऑन अ सरफेस ऑफ एयर एंड ऑयल 1। ये एयर और ऑयल के बीच का सरफेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाइट 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है। कितने एंगल पे, उसको रख दो साइड में, 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसको हटाओ, हाँ दबा दो, हाँ यहाँ पे लाइट 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये इसका इंसिडेंट एंगल हो गया। और यहाँ से देखो बैंड हो रहा है लाइट, तो ये एंगल को क्या नाम दे देते हैं, θ1 बोल दें कि नहीं बोले? लेकिन ड्राइंग बहुत कंजस्टेड जगह में यार, मैं यहाँ पे ले लूँ नए तरीके से मस्त, इधर इधर दिखेगा सबको, इधर लेता हूँ ड्राइंग अच्छे से। देखो ये रहा पहला सरफेस, दूजा, तीजा और चौथा, 4 सरफेस है। सबसे पहले लाइट आपका यहाँ पे आया, क्या एंगल बनाया, 30 डिग्री। सरफेस का नॉर्मल किधर है, इधर, ये एंगल क्या बना, 30 डिग्री। ठीक है,
तो फिर यहाँ से लाइट आपका बेंड हुआ ना, बेंड होके थोड़ा इधर गया यूं, तो इधर फिर कुछ ना कुछ एंगल बना। थोड़ा कैमरा नज़दीक ले आना भाई, ड्राइंग पे फोकस रखना पूरा कैमरा, थोड़ा आगे ले आओ कैमरा। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना पूरा, ठीक है। चलो फिर लाइट वापस बेंड हुआ, इधर आया, फिर इधर फिर से बेंड हुआ। बहुत इजी सम है, सिर्फ ड्राइंग करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। फिर लाइट बेंड हुआ, फिर लास्ट में यहां से बाहर निकल गया यूं। ये ड्राइंग दिख रहा है पूरा कैमरे में, ये नहीं दिख रहा है तो वो उधर है ही, लेकिन मुझे खुद को ड्रॉ करने की आदत है। कंजस्टेड नहीं हो गया ये ड्राइंग भी यार, जगह नहीं है यार, गरीब लोग है, छोटा बोर्ड है, चलेगा। चलो इसी में समझा देता हूं। ये सीन है अपने पास, ये क्या है अपना ऑयल 1, ऑयल 1, ये क्या है अपना ऑयल 2, ये है ग्लास, और यहाँ पे कौन सा मीडियम है, वाटर। इतने सारे मीडियम देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। देन आफ्टर पासिंग थ्रू ऑयल 1 to ग्लास मीडियम इट एंटर टू वाटर। 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, फिर ऑयल 1 to ग्लास और वाटर में से पास होके बाहर निकल गया, ठीक है, ओके। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रे इन वाटर। ये पानी में जो रिफ्रैक्शन एंगल है, यहाँ का एंगल हमको पता करना है, ये एंगल हमको ढूंढना है, ठीक है। चलो ढूंढते हैं। क्वेश्चन में कुछ और है। इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर दिस। इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.51, इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। बहुत इजी है सवाल, करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4 जगह पे स्नेल का लॉ लेना है, 4 बार, खत्म। 4 बार स्नेल का लॉ लेना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे 30 डिग्री पे है, और इसको क्या नाम दे देते हैं, θ1। तो इस पॉइंट पे स्नेल का लॉ ले लो। बाहर क्या एयर है ना, एन एयर साइन 30, फिर ये क्या है एन ऑयल 1 साइन θ1, क्लियर। अब एन एयर क्या हो जाएगा 1, साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या है एन ऑयल 1, और थीटा अपने को पता नहीं है। ये ऑयल का इंडेक्स पता नहीं है, इन लोगों ने इंडेक्स सिर्फ अपने को ग्लास और वाटर का दिया है, ऑयल का पता नहीं है। नहीं पता तो रहने देना। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, एन ऑयल 1 इंटू साइन θ1 1/2, ये आंसर इधर आया, नो प्रॉब्लम। अब इस वाले पॉइंट पे स्नेल लो, तो यहाँ पे फायदा क्या आपको पता है, ये जो एंगल है ना उतना यहीं पे होगा, दिख रहा है, ये θ1 है तो ये भी क्या होगा आपका θ1, क्यों, अल्टरनेट एंगल Z बन रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है इस ड्राइंग में कि इससे बड़ा उधर दिख रहा है। अब बोलो तो उधर दिखाऊं, ये दोनों एंगल इक्वल होगा भैया, ये θ1 और ये θ1। तो यहाँ पे स्नेल ले लो, इस एंगल को नाम दे दो θ2। तो यहाँ पे स्नेल लोगे तो ये आपका n1 θ1 n2 θ2, ये पैटर्न बनेगा। चलो तो लेते हैं स्नेल। n ऑयल 1 साइन θ1 इज इक्वल टू n ऑयल 2 साइन θ2। समझा कि नहीं स्नेल? इसका इंडेक्स और इसका एंगल, इंडेक्स और एंगल क्लियर। फिर इसका इंडेक्स और इसका एंगल हो गया क्लियर। अब इसका वैल्यू पता है मेरे को 1/2, रख दो n ऑयल ऑफ 2 एंड साइन θ2, ये एक और इक्वेशन आ गया, रखो इसको, काम आएगा। अब फिर ये θ2 है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, तो इस पॉइंट पे स्नेल ले लो, इसको θ3 नाम दे दो, कर सकते हो ना। इस बार कौन है, पहला मीडियम ऑयल 2 है और दूसरा मीडियम कौन है, ग्लास, और एंगल क्या है θ2 और θ3। तो एक और स्नेल ले लो, कहाँ लूँ, इधर ही ले लूँ, इसके लिए लेना है ना। तो n ऑयल 2 साइन θ2 इज इक्वल टू n ऑफ ग्लास साइन θ3। बोलो समझ में आया स्नेल? अरे यार ये ऑयल 2 और ग्लास के बीच में जो पॉइंट है यहाँ पे स्नेल ले रहे हैं हम, तो ये इंडेक्स और ये एंगल, ये इंडेक्स और ये एंगल, हो गया काम। अब इसका वैल्यू अपने को पता है 1/2, 1/2, और n ग्लास अपने को पता है 1.50
1 साइन थीटा 3। क्लियर? और एन जी रखना है तो उसको एन जी रखो, अभी ज़रूरत नहीं, बाद में देखेंगे। एक और इक्वेशन मिल गया। अब चौथी बार और स्नेल लेना है। मैंने बोला था टोटल 4 पॉइंट पे स्नेल लेना है आपको। 1 2 3 एंड 4, 3 बार स्नेल ले चुके हैं, 1 2 एंड 3। अब चौथी बार आखिरी बार ले लो इधर। चलो, इस पॉइंट पे स्नेल लेना है आपको, ग्लास और वाटर के बीच में, यहाँ पे। तो ये थीटा 3 है, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा 3। और इसको क्या नाम दे देते, थीटा 4। तो इसका इंडेक्स और ये एंगल, इसका इंडेक्स और ये एंगल। तो चलो, एन ऑफ ग्लास साइन थीटा 3, एन ऑफ वाटर साइन थीटा 4। अब इसका पूरे का वैल्यू है अपने पास 1/2। ये 1/2 तो कब से चला आ रहा है। एन ऑफ वाटर क्या है, 1.33 साइन थीटा 4। थीटा 4 मतलब ये वाला एंगल ना, लास्ट वाला, ये तो अपने को ढूंढना था, तो इसको नीचे डाल दो। 1.66 2.66 इज इक्वल टू साइन थीटा 4। अब थीटा 4 को रहने दो, साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स। बोलो कैसा रहा आंसर? है इजी सवाल, देखने में लगता है कि बहुत डेंजरस है, लेकिन करना कुछ नहीं है। जब जब मीडियम चेंज होता है उस पॉइंट पे स्नेल लेते जाना है। ऐसे 10 मीडियम आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? समझा कि नहीं समझा? पक्का? अब सही बोलूं, इसका पॉलिसी क्या है, मैंने सिखाया था बोर्ड में थियरीज में आपको, कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट आपको आज याद होता ना तो इतना मजदूरी नहीं लगता। इस टाइप के सम्स में लॉजिक ये है कि सबसे जो पहला मीडियम है उसका स्नेल और लास्ट वाले में स्नेल इक्वल आता है, तो इतना 4 बार नहीं करना पड़ता। देखो समझो, इसको 1 और इसको लास्ट वाले को 2 समझ लो। इधर स्नेल लगाओगे पहले वाले में, सबसे पहले वाले में स्नेल लगा है तो क्या है आपका 1/2 आया, और लास्ट वाले के स्नेल के इक्वल में भी देखो 1/2 ही आया है। तो क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, तो इतना अब 4 बार करना नहीं। अगली बार पहले मीडियम के लिए n1 थीटा 1 और लास्ट वाले मीडियम के लिए n4 थीटा 4 इक्वल स्नेल। कंफर्म हो गया सेटिंग? अरे यार, तुम लोग स्नेल के लॉ का फील नहीं किया है, रट्टा मारा है, सबको लेना आता है। स्नेल का लॉ क्या बोलता है यार, इतना करना ही नहीं होता मैथमेटिक्स। स्नेल का लॉ बोलता है n साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बोलता है कि नहीं भैया? इसका मतलब क्या लिया आपने? आपने सिर्फ इतना लिया, n1 साइन थीटा 1, n2 साइन थीटा 2। क्या ये नहीं ले सकता n3 साइन थीटा 3, n4 साइन थीटा 4? जितनी मर्जी हो वहां तक नहीं ले सकते क्या n5 साइन थीटा 5? कांस्टेंट का मतलब क्या, इक्वल में, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल कांस्टेंट रहेगा। तो n1 साइन थीटा 1 का मल्टीप्लाई, n2 साइन थीटा 2 का मल्टीप्लाई, n3 साइन थीटा 3 का मल्टीप्लाई, n4 साइन थीटा 4 का मल्टीप्लाई, इक्वली मिलेगा ना। तो इतना 4 बार क्यों लिया फॉर्मूला? ये पहला और चौथा डायरेक्ट ले लेते आप तो 2 स्टेप में आंसर आता आपका। समझा कि नहीं समझा? तो अब की बार ध्यान रखना, आपको पूरा अंदर तक ले जाने के लिए मैंने 4 स्टेप किए, ताकि ये काम डायरेक्ट भी ऐसे अपना हो सकता था इस कॉन्सेप्ट से। आपने स्नेल को यहाँ तक ही देखा है ना, इतना ही तो देखा है, तो ये क्यों नहीं देख पाए आगे का? किसने मना किया ऐसा नहीं होता है? स्नेल का मतलब ये है कि n और साइन का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा, n और साइन का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा, किसी भी मीडियम के लिए ले ले, 1 2 3 4 5। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये मैथमेटिक्स का क्लास है और मुझे ये समझाना पड़ रहा है। क्लियर है अभी? तो अगली बार इस सम में इतना टाइम नहीं लेना, सीधा ही पहले मीडियम के लिए n इंटू साइन और लास्ट वाले मीडियम के लिए l इंटू साइन, 2 स्टेप में आंसर आएगा आपका। क्लियर? पक्का? बोलो रे। दम नहीं है यार, समझ में आया कि नहीं? लड़कियों ये सर क्या है यार? चलो ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अगला सवाल देखते हैं। ओके चलो अगला सवाल देखते हैं। अब कॉन्फिडेंस रखो रे, बहुत इजी फिजिक्स है ये। किरणों का माया जाल, रे ऑप्टिक्स बहुत ही इजी फिजिक्स है, दिल पे नहीं लेने का इसको, दिमाग से ड्राइंग करने का बस, तो आंसर आएगा। चल देख अब क्या बोला है। अ लाइट रे इज प्रोपगेटिंग फ्रॉम स्पेस टू द मीडियम हैविंग इंडेक्स n। एक लाइट रे है, स्पेस से एक मीडियम में घुस रहा है। मीडियम मतलब कांच होगा, पानी होगा, कुछ भी होगा, तो एक बेसिक ड्राइंग तो बना। ये रहा मीडियम तेरा, समझ।
ये रहा मीडियम, बस। अब स्पेस में से यहाँ पे घुस रहा है। अब स्पेस का इंडेक्स तो 1 होता है, लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा है, तो ले बस इसको n1 बोल दे, इसको n2 बोल दे। लाइट को यहाँ से ला और थोड़ा इधर बेंड कर दे, खत्म ना। क्या ड्राइंग में क्या बड़े तीर मार लिए अपन ने, इजी ड्राइंग तुरंत करने का, बिना ड्राइंग के आगे नहीं बढ़ने का। चलो अब देखो, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मेरा ड्राइंग सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और रिफ्रैक्शन एंगल छोटा है कि नहीं? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिलेशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस, मतलब I इज डबल ऑफ R। क्या बोलते हो? यही मतलब हुआ ना इसका। तो इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्शन एंगल से डबल है, मतलब जितना भी रिफ्रैक्शन एंगल है उसका डबल करो तो इंसिडेंस एंगल आता है। सिंपल, यही लॉजिक। अब आगे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? I फाइंड करना है अपने को। कर सकते रहे क्या, किस पे क्या फॉर्मूला लगेगा? स्नेल। और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? तो लगाओ स्नेल। n1 साइन थीटा 1, n2 साइन थीटा 2। n1 में कौन है? स्पेस। स्पेस का इंडेक्स क्या होता है? 1। थीटा 1 में कौन है? I। n2 में कौन है? ये मीडियम। इसका इंडेक्स कितना दिया था अपने को? n। थीटा 2 में क्या है? R है कि नहीं? अरे बोलो सच्ची में? ठीक है, अब देख साइन I n, ये साइन R है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ I/2। अब बोलो तो लिखूँ, नहीं तो नहीं लिखूँ। यहाँ से R = I/2। अब इसका और इसका कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल है, 12वीं क्लास है ये। अरे मूर्खो, ये फॉर्मूला नहीं देखा क्या कभी जिंदगी में? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन इंटू कॉस। तो फिर सिर्फ साइन थीटा होगा तो क्या होगा फॉर्मूला? हाँ, ये जो भी एंगल है वो यहाँ पे आधा हो गया ना। देखो अब ये 2 थीटा है तो इधर क्या हो गया? थीटा थीटा। तो अब ये सिर्फ थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधा, मतलब साइन थीटा/2। यही फॉर्मूला है ना मैथमेटिक्स का। तो यही फॉर्मूला लगाओ इधर। इस साइन I को क्या करेंगे? 2 साइन I/2 कॉस I/2। ये मैथमेटिक्स वाला क्लास है ना, तो इसमें क्या समझाऊं कुछ? सिंपल गणितिक फॉर्मूला है, इसको कैंसिल करो, 2 को नीचे भेजो, कॉस I/2 n/2। अब कॉस को उधर भेजो, I/2 = कॉस इनवर्स n/2। अब ये 2 को उधर लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ले आ गया आंसर 2 कॉस इनवर्स n/2। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा ए। बोलो कैसा लगा सवाल? है कि नहीं? स्नेल का लॉ इजी। थोड़ा अंदर गणित आता है तो वो अपने को लगाना पड़ता है भैया। साइन कॉस 10 में अपना मास्टरी होना चाहिए, 12वीं में पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर? आगे बढ़े, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगला सवाल इजी है, सीधा फॉर्मूला। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला याद है आपको? बोल छोकरी, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला बोलिए। x = जोर से बोलो। साइन गलत, तू बोल छोकरी। टी साइन, डूब मरो, 12वीं का क्लास है। हाँ नीचे, अरे कोई नहीं बोल रहे तो थोड़ा जोर से बोलो ना। क्या पढ़ाई कर रहे हो? फॉर्मूला याद रखे नहीं आते, पिछले लेक्चर में पढ़ा है। और कॉन्फिडेंस की बैंड क्यों बजी हुई है? क्या डर रहे हो? किससे डर रहे हो? ये बच्चे जैसा फॉर्मूला है और आप लोग इसमें हाँफ रहे हो, कांप रहे हो। कैसे जेई क्रैक करोगे तुम लोग? ये 5-7 बच्चा है, वही बोलता है हर बार। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हो? बैठ के मंजीरा बजा रहे हो, ढोलक बजा रहे हो, इडियट्स। ये फॉर्मूला है लेटरल शिफ्ट का। ड्राइंग सिखाया ना अभी इसी लेक्चर में आगे। ओके, अब जब एंगल बहुत छोटा है तो छोटा एंगल है तो इस साइन को अवॉइड करने का, और कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। जब एंगल छोटा है तो ये हो जाएगा ना फॉर्मूला। अब थीटा 1 को बाहर ले लो
कॉमन, तो 1 माइनस थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ये हो गया फॉर्मूला लेटरल शिफ्ट का। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू टी थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई थीटा 1 हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। अ लाइट रे इज इंसिडेंटिंग ऑन अ प्लेन स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, थिकनेस t, तो वेरी स्मॉल एंगल, मतलब ये चलेगा। एंगल स्मॉल नहीं होता ना, कुछ बड़ा होता तो इस फॉर्मूले से जाते अपन, लेकिन एंगल स्मॉल है ना तो ये फॉर्मूला लेते हैं। तो द लेटरल शिफ्ट इज व्हाट इन दिस केस, आंसर तो आ तो गया, लेकिन इसको आंसर में देखो n लाने में इंटरेस्ट है, थीटा में इंटरेस्ट नहीं है। तो जानते हैं ना n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, तो रिप्लेस कर दो इसको। ये 2/1 है, n लिखोगे तो 1/2 लिख दो, खत्म। और 1 में कौन है, हवा, एयर, 2 में कौन है, खुद n, खत्म। तो t थीटा 1 n माइनस 1/n, कहाँ है आंसर अपना, ये रहा b, खत्म। इतना इजी तो नहीं पूछेंगे जेई की एग्जाम में, इतने इजी सवाल नहीं आएंगे। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, चलो ओके। चलो एक और करते हैं सवाल। द डेप्थ, ये सब इजी सवाल जानबूझ के रखें कि मैंने जो थियरी पढ़ा है ना अभी उससे रिलेटेड है, आसान सवाल, ताकि थियरी पक्का हो जाए आपका। फिर अगले लेक्चर में इससे भी टफ सम्स आएंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ के आओगे फॉर्मूले को, समझा कि नहीं। हाँ चलो, द डेप्थ ऑफ अ कंटेनर इज टी, एक कंटेनर है, ये रहा, उस कंटेनर का डेप्थ क्या है, टी, ठीक है। चलो ध्यान से, हाँ, द ऑयल इन दिस कंटेनर, द ऑयल विथ इंडेक्स n1 इज फिल्ड अप टू हाफ डेप्थ, आधी डेप्थ तक ऑयल भरा इन लोगों ने, आधी डेप्थ तक क्या भरा है, ऑयल। आधी मतलब t/2, उसको हम अभी d1 नाम दे सकते हैं, d1 बोल दो उसको, डेप्थ 1, ये क्या भरा है, ऑयल, और उसका इंडेक्स क्या है, n1, इसका इंडेक्स क्या दे दिया इन्होंने, n1। चलो आगे बढ़ो। फॉर रिमेनिंग हाफ डेप्थ वाटर इंडेक्स इज n2, बाकी की आधी डेप्थ में इन लोगों ने क्या भर दिया है, पानी। हाँ अब वो ऊपर नीचे हो गया मेरे से, तू सेट कर लेना ना। पानी नीचे आएगा, ऑयल ऊपर आएगा, वेरी गुड, तू होशियार है, मानता हूँ मैं। अब मेरे से हो गया ड्रॉ, तो क्या करूँ बोल। ये बाकी की आधी डेप्थ है, इसको अपन d2 नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसका इंडेक्स क्या है, n2। अब चाहिए क्या उनको, what will be the virtual depth of an object placed at the bottom of container। यहाँ बॉटम पे एक ऑब्जेक्ट रखा, उसका वर्चुअल डेप्थ क्या होगा। मान लो ऑब्जेक्ट आपको इधर दिख रहे हैं, तो ये डेप्थ ढूंढना है ना आपको, तो इसको क्या बोलेंगे, HI, क्या बोलेंगे, HI का फॉर्मूला क्या था, हाँ जिसमें मेरी गलती हुई थी अभी, d1 प्लस n1 d2 अपॉन n2। अब d1 में क्या है, t/2 है, n1, d2 क्या है, t/2 है, t/2 कॉमन ले ले भैया, 1/n1 1/n2, इसको आगे सॉल्व करते जाओ, t/2, इसको इधर n2 प्लस n1 अपॉन n1 n2, ले आंसर आ गया, देख कहाँ है, ये दिख रहा है ना, b, 2t आया रे, हाँ तो ये ले ले, ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, सीरियसली, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, हो गया प्रैक्टिस, एक आधा और छोटा सा दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए आपको। चलो आओ जाओ, देखो शिफ्ट समझेंगे थोड़ा, शिफ्ट की वर्चुअल डेप्थ वाले केस में क्या है, इमेज कितना शिफ्ट हुआ वो भी पूछते हैं एग्जाम में, तो समझते हैं। जैसे देखो ये एक टैंक है, टैंक के अंदर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस टैंक का डेप्थ क्या है, 2 मीटर समझ लेते हैं, 2 मीटर, और इसके अंदर जो आपने लिक्विड भरा है, आपने इसके अंदर जो लिक्विड भर लिया
उसका इंडेक्स क्या ले लेते हैं 4/3 ले लिया। अब क्वेश्चन है कि बाहर से कोई देखेगा इसको, कोई देखेगा तो ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा, बाहर से देखने पे कितना शिफ्ट हुआ। तो समझो बाहर से देखने पे ये ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा ऊपर दिखेगा इधर कि नहीं दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, ओके। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ इमेज। अब उन्होंने शिफ्ट पूछा है, शिफ्ट मतलब ई वाला डिस्टेंस, शिफ्ट इतना शिफ्ट हुआ। तो आपको शिफ्ट के लिए करना क्या है, HO माइनस HI, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, शिफ्ट मिल जाएगा ना, मिलेगा कि नहीं, हाँ। तो HO माइनस HI। अब आपको ढूंढना क्या है, HO HI ना, तो फॉर्मूला था HI अपॉन HO N अपॉन N। ऊपर कौन सा वाला N लेने का, वेरी गुड, जहाँ ऑब्जर्वर है वो, ऑब्जर्वर कहाँ है, रेयर मीडियम में, और ये क्या है, डेंस मीडियम। HI अपॉन HO, रेयर मीडियम का 1 और डेंस मीडियम का 4/3, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2 मीटर। देख लो ड्राइंग में, 3 ऊपर 2 उधर, 2 2 जा 4, तो HI क्या आया 1.5, HO आपका 2 मीटर, ये 1.5 मीटर, तो कितना शिफ्ट हुआ 0.5। बोलो समझ में आया। इस टाइप के सम्स आते हैं आपकी गुज कैटेगरी एग्जाम में, है इजी कि नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन इमेज का एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है तो HI ढूंढना है, लेकिन इमेज कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ वो पूछ रहा है, तो आपको HO में से HI को माइनस करके आंसर लाना है, समझा कि नहीं। तो आई होप लेक्चर 11 आपके लिए यूजफुल रहा। अगले लेक्चर में और भी तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो बाय, टाटा।